हेलो दोस्तों, आप सभी का जीनस परिवार में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था जर्मनी के एकीकरण, और ये हम पढ़ा रहे हैं आपको कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान, जिसमें हमने आप पहले ही 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, अब ये हमारा 5वां लेक्चर है जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं। एक जो कल का लेक्चर था, हमने जो कल की वीडियो डाली थी उसमें हमने डाला था जर्मनी का एकीकरण, और हम आज बढ़ेंगे इटली का एकीकरण। और आशा है कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इन्जॉय से, ठीक, क्योंकि पढ़ाई न तो प्रेशर से की जाती है न तो किसी के दबाव से, पढ़ाई की जाती है तो बढ़िया से अपने आप से। ठीक, तो अब हमने कल बताया था जर्मनी का एकीकरण, और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण 1867 से 1866 से 1871 में हुआ था, है ना। और ये भी बताया था हमने आपको कि जर्मनी का एकीकरण किसने करवाया था, और जर्मनी में एकीकरण में जो भूमिका किसकी थी उनके बारे में बताया था, या जो उन्होंने जैसे भी इटली का एकीकरण जर्मनी का एकीकरण किया था हमने उसके बारे में आपको बताया था कि कैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ था। हमने आपको सब कुछ बताया था, ठीक, कैसे जर्मनी के राजा कौन थे, और जर्मनी का एकीकरण जिनकी मेन भूमिका थी ना, उनके बारे में हमने आपको बताया था। अब आप आज पढ़ेंगे इटली का एकीकरण, जो शुरू हुआ था 1859 से लेकर के 1870 तक। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत मान लीजिए कि कुछ उल्टा लगता है, क्योंकि किसी में यहाँ पे 1805 भी 1815 दिया गया है, और यहाँ पर जो पूर्ण इटली का एकीकरण माना जाता है वो माना जाता है 1871 में। लेकिन जो आपके बुक में है हमने उसी को ही नोट किया है, ठीक है, वही सही है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप आगे के क्लास में इसके बारे में जान लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये इतिहास है। इसमें अगर आप एक पॉइंट उठा लो ना, तो उस एक पॉइंट को आप पढ़ोगे तो पूरा 1-2 घंटे आपको पढ़ने में लग जाएगा। इसीलिए आपके बुक में जितना है आप उतना ही पढ़िए, और हाँ, हम थोड़ा एक्स्ट्रा देते रहेंगे क्योंकि ज़रूरी है जानना अलग। तो चलिए देखते हैं हम इटली का एकीकरण कब शुरू हुआ था। तो इटली का एकीकरण शुरू हुआ था 19वीं शताब्दी में। कब? 19वीं शताब्दी में इटली का एकीकरण हुआ था, 19वीं शताब्दी में। इटली है हमारा, इटली, ठीक, इटली ये 7 राज्यों में विभाजित था। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में, ठीक। इटली जो था 7 राज्यों में विभाजित था, ठीक, विभाजित था। ये जो था इटली 7 राज्यों में विभाजित था, ठीक। अब जैसे कि जर्मनी का एकीकरण होना बहुत ही मुश्किल था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन जर्मनी का एकीकरण हुआ। वैसे ही इटली का भी एकीकरण इतना आसान नहीं था होना, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, आप जिस चीज़ को ठान लो, अगर आप लग जाओ तो वो कार्य होता ही होता है। ये सभी ने देखा, और हम पहले से भी सुनते आ रहे हैं कि कोई भी हो, किसी के बारे में, किसी की अगर बात सुनते हैं किसी महान आदमी के, तो यही सुनते हैं कि वो यही बताता है कि आप जिस कार्य को ठान लो वो पूर्ण होके ही रहता है। आप जानते होंगे, आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो इनमें से केवल जो इटली था, इसमें एक राज्य था, इटली का एक राज्य था। 7 राज्यों में हम एक राज्य के बारे में पहले आपको बता दें। जो एक राज्य था वो था सार्डिनिया पीडमांट, ठीक है। कौन सा राज्य? सार्डिनिया पीडमांट, सार्डिनिया, ठीक, सार्डिनिया पीडमांट। कौन था? पीडमांट, ठीक है, सार्डिनिया पीडमांट। अब कहोगे आप और राज्य क्यों नहीं लिख रहे, है ना, और राज्य लिखेंगे, बताएंगे आपको। सबसे जो मेन है इटली का, जैसे जर्मनी का एकीकरण शुरू हुआ था वैसे ही किसी एक राज्य से, कहाँ से शुरू हुआ था? प्रशा से, जर्मनी का एकीकरण। लेकिन इटली का एकीकरण वही एक राज्य शुरू होता, वो था सार्डिनिया पीडमांट से। यहाँ से शुरू हुआ था इटली का एकीकरण। तो अब आगे देखिए कि जो पीडमांट है, ये इटालवी राज्य सभा जो थी ना, इटली की जो इटालवी राज्य सभा थी,
वहाँ पे जो शासित किया गया था सिर्फ और सिर्फ सार्डिनिया पीडमांड को ही शासित किया गया था, बाकी और देशों को नहीं शासित किया गया था। इसीलिए ये देश जो था ना, ये अपने में ये भी ताकतवर था। पूरे इटली में जो 7 राज्य बटे हुए थे, उन 7 राज्यों में से सबसे ताकतवर सार्डिनिया पीडमांड ही था। इसीलिए सार्डिनिया पीडमांड से इटली का एकीकरण शुरू हुआ था। क्योंकि हमने आपको कल की भी वीडियो में बताया था कि आग लगती है तो पहले एक जगह लगती है, एक जगह जब आग लगती है तो फिर वो चारों तरफ फैलती है, पूरे घर में फैलती है। ऐसा ही होता है ना, तो वैसे ही हुआ था। जब यहाँ पर इटली का एकीकरण यहाँ से शुरू हुआ था तो पूरे इटली का एकीकरण हुआ था, पूरे 7 राज्यों का एक हुआ था। ठीक है, हमने इटली एकीकरण का परिभाषा भी आपको दी थी कि जो राज्य होते जो इधर उधर दूर कहीं बसे होते हैं इधर उधर, अगर उनको हम एक करके सिर्फ एक राज्य का नाम दे दें तो इसी को क्या कहते हैं, इटली एकीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इटली के एकीकरण में शामिल थे जो कुछ प्रसिद्ध लोग। अब देखिए प्रसिद्ध लोग, अब भाई कोई कार्य हो रहा है उसका हेड भी होता है, उससे नीचे वाला भी हेड होता है, उसका मेन भी होता है। कोई कार्य होता है तो किसी कंपनी के द्वारा होता है ना, किसी कंपनी के द्वारा कार्य होता है ना। किसी कंपनी के 3 लोग मान लीजिए इम्पोर्टेंट 3 लोग हैं, वही पूरे कंपनी का संचालन कर रहे हैं, तो क्या लोग उन्हीं तो मानेंगे कि यही 3 लोग की वजह से कंपनी का संचालन चल रहा है। तो इसी तरह से जो इटली का एकीकरण हुआ था ना, वो 3 लोगों की वजह से हुआ था। और एक लोग थे, 4 जो यहाँ के राजा थे, उनको भी ले लीजिए साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले जो थे इटली के एकीकरण में वो थे जेसुपे मैत्सिनी। ठीक, पहला नाम था जो जेसुपे मैत्सिनी, और दूसरे नाम के बारे में हम आप जानेंगे काउंटी कैविलो डी काबूर। दूसरा नाम जो है काउंटी कैविलो डी काबूर हम लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लिख देंगे। देखिए इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, इटली के एकीकरण, इटली के एकीकरण में भूमिका मतलब होता है जो उन्होंने अपना योगदान दिया था। भूमिका का मतलब योगदान दिया था, है ना। तो देख लीजिए इसमें कौन के, सबसे पहले कौन थे, जेसुपे मैत्सिनी। ठीक है, तो जो पहले नंबर पे हैं जेसुपे मैत्सिनी। ठीक, मैत्सिनी, जेसुपे मैत्सिनी। ठीक, ये हो गया क्या, पहला नाम। जो इटली के एकीकरण में जो भूमिका थी सबसे पहले किसकी थी, जेसुपे मैत्सिनी की। और दूसरे देख लीजिए, दूसरा, अब जो दूसरे हमारे काउंटी कैविलो डी कूवर। अब इनको शॉर्ट नाम ले सकते हैं, इनका शॉर्ट नाम कर सकते हैं मैत्सिनी, और डी कैविलो डी कूवर का शॉर्ट नाम कर सकते हैं, क्या सिर्फ इनको कूवर बुला सकते हैं। ठीक है, पूरा नाम लेने के लिए ज़रूरी नहीं, क्योंकि इनके नाम थोड़ा लेने में किसी को थोड़ा अड़बड़ सा लगता है ना, उल्टा सा निकल आता है ना, वही है। तो चलिए इनका नाम शॉर्ट ले लेते हैं। हम आपको पूरा नाम बता चुके हैं, आप सुन लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट नाम लिख देंगे। काबूर, दूसरे कौन थे, काबूर, है ना, दूसरे। अब जो तीसरे पर्सन थे यानी व्यक्ति, अब उनके बारे में जान लेंगे, है ना। तीसरे व्यक्ति, तो तीसरे व्यक्ति जो थे जेसुपे गैरीबाल्डी, इनको भी शॉर्ट नाम दे दीजिए, कौन, गैरीबाल्डी। ठीक है, गैरीबाल्डी, है ना, गैरीबाल्डी। ठीक, अब देखिए जो काउंट कैविलो डी कूवर थे, जानते हो ये थे जो इटली के राजा थे, इनके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौन, कूवर। और ठीक, तो देखिए दूसरे जो थे काबूर, इनको कूवर भी कह सकते हो, कहीं कहीं कूवर भी कहा गया है। ठीक है, तो सही नाम जो हो काबूर कह दीजिएगा। ठीक है, काबूर। और जो तीसरे व्यक्ति हैं, अभी काबूर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो काबूर। अब काबूर कौन थे, काबूर जो थे ना इटली के जो विलियम थे, यहाँ के राजा विलियम थे, उनके प्रधानमंत्री। तो इनको प्रधानमंत्री बनाया कब गया था, ये देखिए ना, ये उनके राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री थे। इनको बनाया कब गया था, ये देखिए 1852 से 1860 तक ये रहे। देखिए
अब देखिए थोड़ा इरेज कर देते हैं, उसके बाद मिटाते हैं। देखिए अब आपने 3 व्यक्तियों के नाम तो जान ही लिए होंगे। अब एक तरफ से चलते हैं ना, किसकी किसकी क्या भूमिका थी उनके। अब जो काबूल थे ये कौन मुख्यमंत्री थे, कहाँ के? इटली के नहीं, नहीं आप इटली के समझ लो, सार्डिनिया से शुरू हुआ था ना, तो सार्डिनिया के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, मुख्यमंत्री, ठीक, मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और इनकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कब हुई थी? तो इनकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो थी 1850 से हुई थी, 1850 से, 1850 से, और कब तक? 1860 तक। अब आप कहोगे इटली का एकीकरण तो 1870 में हुआ था, तो क्या ये 1860 तक ही यहाँ के प्रधानमंत्री रहे, है ना? ये भी तो क्वेश्चन उठता होगा माइंड में। लेकिन आगे बताएंगे कि ये 1860 तक ही क्यों रहे, उसके आगे क्यों नहीं रहे। अब कोई रीज़न रहा होगा कि ये इसके 1860 के आगे नहीं गए, है ना? तो अब आप आपको उसको बताएंगे, ठीक है। और देखिए अब जो थे गैरीबाल्डी, अब दूसरे नंबर पे आएंगे गैरीबाल्डी, यूसेप्पे मैत्सनी, ठीक, चलिए इनका नाम लिख लेते हैं। अब देखिए गैरीबाल्डी, ठीक, गैरीबाल्डी। अब हम देखेंगे कि गैरीबाल्डी की क्या भूमिका थी। तो गैरीबाल्डी की जो भूमिका थी, इन्होंने जानते हो एक स्कीम चलाई थी, एक्सपीडिशन ऑफ द 1000, एक्सपीडिशन ऑफ द 1000। इसका मतलब होता है 1000 लोगों का अभियान, यानी 1000 लोगों का एक गुट होता है, उसको कहते हैं। तो इनके द्वारा हम जो चलाई गई थी क्या योजना, कौन? गैरीबाल्डी, देखो योजना, ठीक, इनके द्वारा जो योजना चलाई गई थी वो क्या थी? एक्सपीडिशन ऑफ द 1000। तो देखिए लिख देते हैं एक्सपीडिशन ऑफ द 1000, ठीक, 1000, ओके, ये थी। और इसका मतलब हम आपको बताते हैं 1000 लोगों का गुट, यानी 1000 लोगों की सेना। इन्होंने क्या किया था? इसका निर्माण किया था। और देखिए एक जो थे गैरीबाल्डी, इन्होंने एक और किया था, ये गैरीबाल्डी ने एक और किया था, रेड टी शर्ट, यानी लाल कुर्ती वाले। और हाँ, गैरीबाल्डी को एक नाम से और जाना जाता है, इनको यही नाम से जाना जाता है, रेड टी शर्ट, इसके नाम से इनको जाना जाता है। और इन्होंने यह अभियान शुरू किया था, ठीक है। देखिए गैरीबाल्डी, रेड टी शर्ट, ठीक, रेड टी शर्ट, ठीक। अब आप समझ गए होंगे कि इनके क्या भूमिका थी। और हाँ, अब एक रह गए हैं, कौन? जोसेफे मैत्सनी, है ना, जोसेफे मैत्सनी। तो जोसेफे मैत्सनी जो थे 1830 के दशक में एक एकीकृत इटालियन गणराज्य के लिए जोसेफे मैत्सनी एक कार्यक्रम तैयार किया था, ठीक है। जोसेफे मैत्सनी एक कार्यक्रम तैयार किया था, उन्होंने 2 भूमिगत समाजों का गठन किया था। कौन? जोसेफे मैत्सनी। पहला जो था मार्सेल्स में युवा इटली, अब इनके बारे में देख लेंगे, ठीक है। इनको अब लास्ट में लिख देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। मार्सेल्स युवा इटली, है ना, कौन किसने किया था? जोसेफे मैत्सनी, इनके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। जोसेफे मैत्सनी, ठीक, मैत्सनी, जोसेफे मैत्सनी। अब इन्होंने क्या किया था? 2 गुटों का निर्माण किया था, एक मार्सेल्स में युवा इटली और दूसरा बर्न में युवा इटली, ठीक है। देख लीजिए, पहले इनको हम अंडरलाइन कर देते हैं, क्योंकि आपको इधर सब पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसका है ना। तो देखिए अंडरलाइन कर देते हैं। ये थे, हमने क्या काबूल के बारे में बताया था, है ना। और ये गैरीबाल्डी जी क्या है, क्या इन्होंने योजना भी चलाई थी। फर्स्ट योजना क्या है? ये है ना। और ये क्या है? दूसरी ये है ना। अब किसके बारे में बताएंगे? जोसेफे मैत्सनी के बारे में बताएंगे ना। अब इन्होंने 2 नियम इन्होंने बनाया था, 2 योजना बनाई थी, है ना, ठीक है। उसके बारे में जान लेते हैं हम। मार्सेल्स में युवा इटली, देखिए मार्सेल्स
में युवा, युवा मतलब आप समझते हैं कि नौजवान, युवा इटली, ठीक है, इटली। अब ये है पहला। और इन्होंने दूसरा क्या बनाया था, दूसरा देख लीजिए। इन्होंने दूसरा ये बनाया था कि बर्न में युवा यूरोप, सॉरी तभी हमने गलती कर दी था, इटली कर दी थी। अब देखिए बर्न में युवा यूरोप, ठीक है, यूरोप। ये क्या, ये थे जेसुपे मैथ्सनी के कहे गए कथन या इनकी बनाई गई योजना। हमने आपको ज़्यादा लिखवाया नहीं, हमने आपको इटली के बारे में बताया था। अब कैसे, इटली 7 राज्यों में विभाजित हुआ था, है ना। इटली का एकीकरण जो था 3 लोगों के जिसमें 3 लोग मुख्य थे। काबूर मुख्यमंत्री थे जो एक मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई। फिर उसके बाद गैरीबाल्डी थे और तीसरे थे जेसुपे मैथ्सनी, ठीक। अब एक व्यक्ति की बात आ जाती है कि फिर जो अब मंत्री की बात हो गई, है ना, मंत्री की बात तो हो गई। अब भाई यहाँ के राजा के बारे में भी बताओ, हमने तो राजा के बारे में आपको भी बताया ही नहीं है ना। तो आप देखिए संयुक्त, हाँ एक बात और है, संयुक्त इटली का जो घोषणा हुई थी ना संयुक्त इटली की, देखिए संयुक्त इटली की घोषणा कि अब हम आपको मतलब संयुक्त इटली की जो घोषणा हुई थी, मतलब संयुक्त इटली को एक करने की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी, जानते हो कब, 1860 ईस्वी में, ठीक। ये मेन पॉइंट है। ये सब पॉइंटों का आप नोट कर लोगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा कि इसमें क्या हुआ था, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। आपको हमें इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीपली भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओगे, ठीक है। अब देखिए 1861 में विक्टर एमानुएल द्वितीय को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया था। अब देखिए हमने कहा था ना, अब मंत्री की बात तो हो गई, अब मंत्री की बात हम पहले कर दिए, राजा को बाद में, लेकिन कोई कारण होगा तभी तो किए। अब देखिए कि इटली के जब राजा बने थे कौन, देखिए इमैनुअल द्वितीय, शायद हमने गलत बताया था पहले में, देख लीजिए आप सही देख लीजिए, ठीक है। इमैनुअल द्वितीय, और जो जर्मनी के राजा थे वो शायद विलियम प्रथम थे, है ना। देखिए इमैनुअल, ठीक, इमैनुअल द्वितीय, ठीक। ये कौन थे, ये कौन थे, इटली के राजा। और इनको संयुक्त इटली का राजा कब बनाया गया था, 1861 में, ठीक। 1861 में इनको क्या संयुक्त इटली का राजा बनाया था, ठीक। संयुक्त इटली का राजा। अब आप समझ गए। अब यहाँ के आपने राजा के भी बारे में जान लिया, है ना, और यहाँ के मंत्री के भी बारे में जान लिया, और जिनकी मुख्य भूमिका थी इटली के एकीकरण में उनको भी जान लिया। अब देखिए, अब हम आप जानते हो कहाँ चलेंगे, अब हम आप चलेंगे इन राज्यों के बारे में, ठीक। ये राज्य कैसे एक हुए, और उसके बाद हम आप जानेंगे कि जो जेसुपे मैथ्सनी और जो काबूर थे और जो क्या कहते हैं गैरीबाल्डी थे, इन्होंने क्या किया था, अब आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो जो ये जेसुपे गैरीबाल्डी थे, इटली के एकीकरण के लिए इन्होंने एक प्रसिद्ध, और 1833 में एक मैथ्सनी, जेसुपे मैथ्सनी, हाँ अब आया जेसुपे मैथ्सनी, ये जो गैरीबाल्डी है ना, गैरीबाल्डी, ये इन्होंने 1833 में किससे मुलाकात की थी, जेसुपे मैथ्सनी से मुलाकात की थी। क्योंकि जब अभियान चल रहा था ना तो इसमें ये कूद पड़े थे, ये कूद पे अगर कोई अभियान चलाया गया, जैसे अपने भारत में पहले अभियान चले थे जिन्होंने खुल कर के भाग लिया, उनका नाम आज भी हम लेते हैं बड़े गर्व से। वैसे ही यहाँ पर जब अभियान चल रहा था इटली में तो कौन, गैरीबाल्डी कूद पड़े, और किससे मिले, जेसुपे मैथ्सनी से। और ये जेसुपे मैथ्सनी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है, ये इनके फेवरेट थे, ठीक है। जब इन्होंने इनसे जाके मुलाकात की तो एक इससे पहले 1830 में शायद, इससे 1830 में शायद एक युद्ध हुआ था जिसमें गैरीबाल्डी ने किया था, लेकिन वो युद्ध हार गए थे। गैरीबाल्डी हार गए थे और ये भाग करके फ्रांस चले गए थे। इन्हें जानते क्या किया, फ्रांस जाकर इन्होंने खूब पैसे कमाए, और उसके बाद दोबारा जब यहाँ के राजा इमैनुअल द्वितीय ने फिर से अभियान चलाया इटली के एकीकरण के लिए, तो ये वापस आ गए और फिर जेसुपे मैथ्सनी से मिले और इमैनुअल द्वितीय से मिले। तब इनको कहाँ, यहाँ का हेड बनाया गया, और इसीलिए इन्होंने क्या
एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का एक गुट बनाया और एक रेड शर्ट की यानी लाल कुर्ती वाली सेना बनाई। ठीक, इतना इन्होंने कुछ किया। तो इनकी जो इन्होंने नियम बनाया, जो कानून बनाया, इनका नियम कानून काम कर रहा था, जो ये चाहते थे वो काम हो रहा था, इसीलिए इनको मेन बनाया गया। अब हम आप आगे देखेंगे कि आगे इटली में एकीकरण जो हुआ था वो कैसे हुआ था। ठीक, और एक बात, मार्च 1860 तक पूरे मध्य इटालियन राज्यों को सर्वसम्मति से पीडमांड के राज्य एकजुट किया गया था। पूरे इटली को सर्वसम्मति में पीडमांड में एक राज्य में मतलब क्या शामिल किया गया था। ठीक, अब हम आप आगे देखेंगे कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ था। ठीक है, इसको मिटाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब आप जाहिर बात होगी कि आप इसको लिख लिए होंगे, आप लिखना क्या आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे होंगे तो आप बार बार वीडियो को पॉज करके हमारी बातों को सुनिए। ठीक है, बातों को सुनिए, आप उससे याद हो जाएगा। किताब तो आप देख ही रहे होंगे, किताब में भी देख लीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए। और हमने आपको ज़्यादा लिखवाया भी नहीं, हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था ग्राफ। ठीक है, मेन पॉइंट आपको हमने बताया है, आप मेन पॉइंट नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इटली का एकीकरण कैसे हुआ था। और देखेंगे एक पॉइंट अभी अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 1860 तक ही गैरीबाल्डी मंत्री क्यों रहे थे। कि देखो, ओह सॉरी, इटली का एकीकरण। ठीक, आप देखिए, आप जो सबसे मेन पॉइंट है यहीं पे समझने की ज़रूरत है आपको। ठीक, अब देखिए अब सबसे पहले इटली का एकीकरण कहाँ से हो रहा था, पीडमांड से ना, पीडमांड। ठीक, और यहाँ के राजा कौन थे, इमैनुअल द्वितीय थे। ठीक है, इमैनुअल द्वितीय। ठीक, द्वितीय पीडमांड के राजा। ठीक है, अब इतना हमने आपने देख लिया। अब इसके बाद हम आप देखेंगे कि अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जेज़ुप्पे मैज़नी के बारे में। किसके बारे में, अब जो 3 व्यक्ति थे, अब इन तीनों को व्यक्तियों के बारे में हम आप यहीं पे जान लेंगे एक ग्राफ के जरिए। ठीक है, देखिए तो जो जेज़ुप्पे मैज़नी थे, कौन, जेज़ुप्पे मैज़नी, ठीक, जेज़ुप्पे मैज़नी। ये और एक कौन थे, काउंट काबूर, और तीसरे कौन थे, जेज़ुप्पे गैरीबाल्डी। इनका क्या था, इन तीनों का इटली के एकीकरण में बहुत ही बड़ा योगदान था। ठीक, अब देखिए इटली जो था 7 राज्यों में विभाजित था। ठीक, 7 राज्य। अब हम 7 राज्यों के नाम बताएं, सार्डिनिया, लंबार्डी, वेनेशिया, परमा, मोडेना और एक था पेपल राज्य था। अब देखिए इटली का एकीकरण हो तो ठीक रहा था, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी वो थी पेपल राज्य का जो था ना, पेपल राज्य, वहाँ का जो राजा था पोप। देखिए जैसा नाम वैसा राजा, पेपल राज्य, राजा पोप, है ना। ठीक, यही जो था सबसे मेन था। अब मेन था क्यों, है ना, इस पर जो था, इस पर रोम का अधिकार था। किस पर, पेपल राज्य पर रोम का अधिकार था, और रोम का अधिकार था फ्रांस पर। मतलब देखो, पेपल पर जो अधिकार था वो था रोम का, और रोम पर जो अधिकार था वो फ्रांस का, क्योंकि रोम पर फ्रांस ने अपनी सेना को, जो सीमा होती है वहाँ पर उसने तैनात किया हुआ था। ठीक, अब देखिए आगे। अब हमने आपको बता दिया यहाँ पीडमान के राजा इमैनुअल द्वितीय थे, है ना। अब हम आप देखेंगे कि जेज़ुप्पे मैज़नी, हम आपको जेज़ुप्पे मैज़नी के बारे में बता दिया, इन्होंने क्या नियम लगाए थे। ठीक, अब उसके बाद क्या चलते हैं, गैरीबाल्डी। देखिए अब यहीं पे लिख देते हैं क्या, गैरीबाल्डी, ठीक, गैरीबाल्डी और काबूर। शॉर्ट नाम लिखने आशा है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, काबूर। हाँ, अब देखिए हमने कहा था 1860 तक ही कौन, काबूर इटली के पीडमांड के प्रधानमंत्री रहे। अब क्यों रहे, अब हम आपको बता देते हैं, क्योंकि 1860 में इनकी 1862, ठीक,
1862 में इनकी क्या हो गई थी, गैरिबाल्डी की मृत्यु हो गई। अब 1800 का हो गया, 1860 ही तक क्यों, 1860 तक ये इन्होंने प्रधानमंत्री रहे, 1860 के बाद ये बीमार हो गए, यानी 2 साल ये बीमार चले और 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, किसकी, काबूर की, नहीं सॉरी गैरिबाल्डी की। 1862 में गैरिबाल्डी की मृत्यु थी, सॉरी बाई मिस्टेक काबूर। ठीक, तो 1862 में किसकी मृत्यु हुई थी, गैरिबाल्डी की। अब देखिए अब 1862 में गैरिबाल्डी की मृत्यु हो गई। अब उसके बाद देखिए कि अब काबूर रह गए थे और काबूर की भी मृत्यु कब हो गई, 1861 में। अब देखिए 2 साल में 2 लोग मतलब ख़त्म हो गए, 2 लोग, एक हो गए कौन, काबूर 1861 में, और 1 साल बाद फिर कौन हो गए, गैरिबाल्डी, है ना। अब ये 2 तो चले गए, लेकिन इटली का एकीकरण चल रहा था, है ना, चल रहा था। लेकिन इनके जाने के बाद जो सारा भार आ गया वो आ गया यहाँ के राजा इमैनुअल द्वितीय पर, सारा भार इन पर आ गया। ठीक, अब ये करते भी तो क्या करते, क्योंकि इनके जो मेन मुखिया थे, जो इनके मेन थे, जो इनकी जो यही पूरे मेन थे, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब काम यही कर लेते थे। अब ये तो चले गए तो सारा भार इनके ऊपर तो आएगा ही, है ना। अब देखिए इटली का एकीकरण जो पीडमान राज्य से हुआ था, इसकी जो घटनाएं हैं, जो प्रमुख घटनाएं हैं वो देखिए, इसकी प्रमुख घटनाएं। अब देखिए एक और देख लीजिए, एक अब हम और ये देखेंगे कि जो सबसे बड़ी बाधा थी इटली के एकीकरण में, वो बाधा थी, देखिए पेपल राज। ठीक, यहाँ लिख दीजिए क्या, बाधा, आप जानेंगे सबसे बड़ी बाधा, चलिए सबसे बड़ी बाधा लिख देते हैं। ठीक, सबसे बड़ी बाधा, क्या, सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी बाधा ये थी, क्या था, पेपल राज, पेपल राज। ठीक, पेपल राज्य था, और यहाँ का राजा कौन था, राजा, यहाँ का राजा कौन था, पोप था। ठीक, अब इटली का एकीकरण सबसे बड़ी समस्या थी, क्यों जानते क्यों थी, क्योंकि इस पर पेपल राज्य पर रोम का अधिकार था और रोम पर फ्रांस का अधिकार था। उसके बावजूद हो सकता था एकीकरण, लेकिन ये जो यहाँ का पोप राजा था वही कहते हैं जो निरंकुशवाद था। ठीक, ये बहुत ही पागल था, खच्चर, मान लो इसको खच्चर ही था। ठीक, इसीलिए यहाँ की जो जनता थी वो गरीब थी और जो कहते अशिक्षा यहाँ फैली हुई थी, तो वो शिक्षा नहीं था और वो पुराने रूढ़िवाद में जीती थी। तो भाई किसी को नए युग में लाने के लिए पहले उसको उसमें ढाला जाता है ना, तो इसीलिए ये मुश्किल हो रहा था कि इटली के एकीकरण में यही पेपल राज्य जो था ना, ये मुश्किलें खड़ी कर रहा था। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो 7 राज्य थे वो कौन थे, देख लीजिए। ठीक है, 7 राज्य, 7 राज्य। सबसे पहले जो राज्य है सार्डिनिया, लिख लीजिए, सार्डिनिया। ठीक है, सार्डिनिया, सार्डिनिया ये है क्या, पहला राज्य। और दूसरा राज्य लंबार्डी, लंबार्डी ये हो गया क्या, दूसरा नाम। और तीसरा नाम वेनेशिया, आप किसी बुक में देखोगे ना तो 8 राज्य हैं। ठीक है, 8 राज्य, लेकिन जो मेन हैं वो 7 राज्य हैं। ठीक है, वेनेशिया, और तीसरा हो गया परमा, परमा, और चौथा मोडेना, मोडेना, और जो 5वां है पेपल राज्य। सबसे बड़ी मुश्किल इटली के एकीकरण में कौन था, पेपल राज्य, है ना, अभी हमने आपको बताया था। उसके बाद कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और एक राज्य बचता है ना, एक राज्य और बचता है, वो था टस्कनी, टस्कनी। ठीक, हो गए ना, 7 राज्य हो गए, 2 ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा, ये हुआ 5वां, और ये हुआ 6वां। ठीक, और ये कौन सा हो गया, 7वां। इतने राज्य थे। ठीक, रुकिए, टस्कनी को हटा दीजिए क्योंकि टस्कनी नहीं था। टस्कनी की जगह पे एक तो था ही ना मेन, कौन, पीडमांट,
ये तो था ही, क्योंकि पीडमांड से क्या शुरू हुआ था, पीडमांड, है ना, पीडमांड से ही तो इटली का एकीकरण शुरू हुआ था। तो हो गए 7 राज्य, है ना, 7 राज्य हो गए ना। अब यही हुआ था। तो अब देखिए, तो आपने यहाँ तक देख लिया। अब आप देखिए कि पेपर राज को मुश्किल हो रही थी ना, क्या मुश्किल हो रही थी इस पर जीतना। तो इस पर जीता कैसे? अब राजा कौन, इमैनुअल द्वितीय ने दिमाग लगाया कि रोम पर जो है फ्रांस की सेना है ना, यही सोचा। तो कहा हम थोड़ा वेट करते। क्यों वेट किया? कहते सब्र का फल मीठा होता है। इसीलिए इमैनुअल द्वितीय ने वेट किया। और जब प्रसा और फ्रांस का युद्ध छिड़ा ना, तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने रोम से अपनी सेना हटा ली। जब मौका देखा इमैनुअल द्वितीय ने कि फ्रांस ने अपनी सेना हटा ली, तो क्या किया, तो जो गैरीबाल्डी जो रेड टी शर्ट की, जो लाल कुर्ती की सेना थी, वो पेपल राज्य से रोम पहुंच गई और रोम से लड़ाई की और रोम पर कब्जा कर लिया। कौन? इटली। ठीक, जो इटली ने, जो पीडमांड की जो सेना गई थी, उसने क्या इटली पर और रोम पर आक्रमण करके रोम को जीत लिया और रोम को अपने ही इटली में मिला लिया। तब जा कर के 1870 में इटली का एकीकरण हो पाया। ठीक, 1800 इटली का एकीकरण हुआ। कितने में? 1870 में। कहीं कहीं आपको 1871 में भी मिलेगा। ठीक है, देख लीजिएगा आगे। लेकिन जो सही है आपके हाई स्कूल के बुक में, वो 1870 ही है। ठीक है, कब? 1870 तक चला। इसके बाद इटली का एकीकरण हो गया था। ठीक, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और घर पे रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपका जो स्कूल है वो ओपन होने वाला है। और अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि आप स्कूल जैसे ही जाओ ना, आप धमाका मचा दो। ठीक, क्योंकि छुट्टी हुई है, आप छुट्टी का फ़ायदा बढ़िया से उठाइए ताकि आपको आगे कम मेहनत करनी पड़े। नहीं तो आप जाओगे, जब स्कूल खुलेगा तब कॉपी लेके जाओगे, तब सब आपको बाउंस मारेगा जब आप पहले से पढ़े नहीं रहोगे। तो फिर मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम।